कंप्लीट कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और पहले का भी पीडीएफ चाहिए तो पहले का तो पीडीएफ हम 64 प्रैक्टिस सेट का भेज चुके हैं, और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए। कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो ए का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में होता। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, H.S. अल्कोहल शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो H.S. अल्कोहल शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, बताइए। कह रहा है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल थे। कौन थे, प्यारे लाल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको दिया था। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको दिया था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है, लेकिन दुर्गेश नंदी बंकिम चंद्र चटर्जी का है, आनंद मंथ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, देवी चौधरायन बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। तीनों पुस्तक किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। लेकिन अगर पोस्ट मास्टर का बात करें किसका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह गोखले। क्या होगा, गोपाल सिंह गोखले। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अलूरी सीताराम राजू। कौन है, अलूरी सीताराम राजू है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, बताइए। कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करम शाह ने किया था। कौन किया था, करम शाह ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, बताइए। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तुगलमापत्ति। क्या है, तुगलमापत्ति था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था, बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्ग ने किया था। कौन किया था, मलिक उल सर्ग ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं, बताइए किससे हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो समाधान जो प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, जोरवे संस्कृति से। क्या है, जोरवे संस्कृति से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, बताइए। कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त था। कौन था, गुप्त था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारनाथ है। कहाँ है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मारने से इनकार कर दिया था, बताइए। कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मारने से इनकार कर दिया था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे यही कह रहा है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर
या महासागर अलग करता है? बताइए। कह रहा है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? बताइए किसका? कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद स्थिति का। क्या है? गिरिपद स्थिति का। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निहारिका नहीं है, लेकिन धूत ग्रह है और धूमकेतु है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है बोल रहा है, तो निहारिका नहीं है, लेकिन क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सभी है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। इसमें देखिए मिलान करना है 20 का जो है ना, इसमें मिलान करने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सूची 1 को क्या है? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको देखिए मिलाते हैं। तो अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है? बताइए। अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? तो इसमें 40 का वर्णन किसका वर्णन है? तो ये है ग्राम पंचायत का संगठन है। किसका है? ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 98 में क्या है? तो अनुच्छेद 98 में क्या है? बताइए। अनुच्छेद 98 में क्या है? तो संसद सचिवालय। क्या है? संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में क्या है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो फिर से देखिए, अनुच्छेद 26 का बात करेगा तो क्या होगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में क्या है? तो संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। आपको जो है ना हर सेट में आपको ना कम से कम 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगता है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन पीछे नोट्स और एक क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन रहता है ना, जैसे अनुच्छेद होगा जो मिलाने वाला रहता है, मिला करके आपको 100 लगभग क्वेश्चन आपको जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हम पढ़े हैं ना 5000 जो बुक था, पीछे जो 5000 का बुक जो था उसमें उससे जो है ना दरोगा में हम जब एग्जाम पढ़ा था उससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला था उस बुक से। बहुत सारे आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको अगर वो बुक पढ़े होंगे 5000 वाला, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अंत समय में बुक आया है, तो बिहार पे जो है ना एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो अच्छे से जो है इस क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, आप सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। जितना हो सके अंत समय में रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार पर स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? 21 का उत्तर क्या होगा? 21 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। क्या है? नागरिकों का शिकायतें। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना गलत है? कह रहा है इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए इसमें 22 का जो आंसर सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या है? डी। बी सी और डी क्या है? तो गलत है। देखिए इसमें सही क्या है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही है। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स आधारित है, बिल्कुल सही है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मृत्यु का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। मृत्यु का अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार है। क्या है? तो जीवन का अधिकार, याद रखिए जीवन का अधिकार है यहाँ पे अनुच्छेद 21 में। और देखिए आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये भी क्या है? गलत है। तो केवल एक क्या था? सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से? बताइए। तो 23 का उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। तो कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 23 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 1996 में। क्या होगा? 1996 में। आप लोग को जो है ना कल से जो इसका टेस्ट जो है ना प्रारंभ कर देंगे, कल से शाम में 7 बजे। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका बोर्ड और सारा पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो एक पीडीएफ ग्रुप होगा, एक टेस्ट ग्रुप होगा, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप होगा। तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी लिंक कम से कम 2 ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें टेस्ट होता है और जिसमें ये सब मटेरियल डाला जाता है, स्टडी मटेरियल जितना पीडीएफ होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें बोर्ड होता है, सब डाला जाता है। तो उसको उस ग्रुप को और टेस्ट ग्रुप को, दोनों ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो कल से ही शाम में 7 बजे जो है इसका स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक क्या है? बताइए। कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोज्य RPID एक क्या है? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि शरीर के संपर्क
कह रहा है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि क्या कराने बताइए। कह रहा है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत बाष्पशील है। क्या है, अत्यंत बाष्पशील है। आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है बताइए। कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। आइए क्वेश्चन 28 पे कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितने % ग्रहण करते हैं और उसमें खाद्य ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं बताइए। कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना, 1%। क्या होगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में धातु दिया हुआ है और सूची 2 में क्या संबंधित रोग दिया हुआ है। तो इसका जो है ना 29 का सही उत्तर क्या होगा, देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 3 4 2 होगा। ठीक है, तो देखिए मिलाते हैं। तो धातु दिया हुआ है, आर्सेनिक धातु का जो संबंधित रोग क्या है, आर्सेनिक धातु का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फेफड़े का कैंसर। क्या होगा, फेफड़े का कैंसर, बिल्कुल सही है। और कैडमियम का क्या हो जाएगा, तो कैडमियम का हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी। क्या है, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, और आगे है पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या। क्या है, श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। आप बेरियम का बोले तो बेरियम का क्या हो जाएगा, मस्तिष्क सूजन। क्या है, मस्तिष्क सूजन हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका जो क्या है, तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए इसमें धातु था और संबंधित रोग था, इसमें क्या होगा, आर्सेनिक का क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक संबंधित रोग जो होता है ना, कौन होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। क्या होता है, फेफड़े का कैंसर। कैडमियम का बोलेगा, कैडमियम का क्या होता है, कैडमियम का हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी। क्या है, हड्डियों में कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का हो जाएगा तो श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। और बेरियम का बोलेगा, बेरियम का क्या हो जाएगा, तो मस्तिष्क सूजन हो जाएगा। क्या होगा, मस्तिष्क सूजन। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 3 4 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक, कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एस्टीकरण। क्या होगा, एस्टीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्या बताइए, किसके द्वारा, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वांडर वाल्स वलो द्वारा। क्या है, वांडर वाल्स वलो द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है किस प्रकार के उत्तक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है बताइए। कह रहा है किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों के में ग्रंथियों का, मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक है। क्या है, उपकला उत्तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है बताइए। कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक। क्या है, प्रतिजीवाणु कारक। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है बताइए। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब होगा। क्या होगा, स्फीति दाब। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है इनमें से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है बताइए। कह रहा है इनमें से कौन फूल का एक अंश है या भाग है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे ये कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बोल रहा है, तो यह एक विषैला पदार्थ होता है सफ़ेद फास्फोरस, बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। क्या है, बिल्कुल सही है। और यह सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बोल रहा है कि यह अत्यधिक क्या है, ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। बिल्कुल क्या है, दोनों कथन क्या है, तो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन मतलब क्या है, कॉन्जेस्टन के लिए उत्तरदायी है बताइए। कह रहा है समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हिस्टामिन। क्या होगा, हिस्टामिन। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है बताइए। कह रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए, अंत द्रव जलिका में। क्या है, अंत द्रव जलिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है बताइए। लसिका एवं रुधिर जो है किस उत्तक का उदाहरण है।
तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय उत्तर। क्या है? संवहनीय उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित करता है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित करता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसके निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? बताइए। कह रहा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तारापुर समिति। क्या है? तारापुर समिति। आइए क्वेश्चन एक थोड़ी थ्योरी पे कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बताइए। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज। क्या है? एच बैरोज। तो कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो एच बैरोज था। बैरोज याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी जो है उष्ण स्थल माना जाता है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? बताइए। कह रहा है विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। तो कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व संगीत दिवस। यहाँ पे पूछेगा कि 19 मई को क्या मनाते हैं? 19 मई बताइए क्या होगा? तो 19 मई को जो है राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाते हैं। 1 मिनट, हाँ, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। क्या है? राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस बोलेगा तो 19 मई को मनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा 19 मई को। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? 23 जुलाई को जो है ना, 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। प्रसारण दिवस याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को। और यहाँ पे बात करें 18 सितंबर को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व बांस दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस। याद रखिए, विश्व बम्बो डे, विश्व बांस दिवस मनाते हैं। कितना तारीख को? तो 18 सितंबर को मनाते हैं विश्व बांस दिवस। याद रखिएगा। तो विश्व संगीत दिवस का बारे में पूछ रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में है। कहाँ है? कच्छ में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है ना, जीवा नहीं, मतलब जीव नहीं होता बल्कि मन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्या कौन कहे थे? महात्मा गांधी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है 10 सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। कह रहा है कि 10 सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे। क्या है? श्रीपाद अमृत डांगे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में। आइए कह रहा है क्वेश्चन 50 कह रहा है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? बताइए। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा। क्या होगा? HDPE का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा। क्या होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा। याद रखिएगा। अब देखिए नोट्स आया। देखिए हर सेट के पीछे जो नोट्स दिया रहता है, देखिए इसमें कम जगह था, इसमें छोटा सा नोट्स है। बाकी आप पिछले को जो पढ़े होंगे 5000 का जो बुक है उसमें भी बहुत सारा जो है ना, हर सेट के पीछे नोट्स रहता था। तो देखिए नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए इसको करते हैं। तो कह रहा है कि भारत में मानव सर्वप्रथम सांच प्राप्त हुआ था कहाँ से? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। आगे कह रहा है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। तो सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले कहाँ से? दमदमा से। कहाँ से मिला? दमदमा से। तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। और गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुरझोम से। कहाँ से मिला है? तो बुरझोम से। तो गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए से कहाँ से? बुरझोम से। और ये जो नोट्स का है ना, नोट्स का जो है अलग से आपको कट करके जो है ना, कॉपी करके आपको फोटो खींच करके स्कैन करके जो है ना, एक तरह से स्लाइड बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। डेली पर डे डालेंगे। PDF अलग रहेगा, बाकी नोट्स का जो है ना स्लाइड एक तरह से अलग आपको डाला जाएगा। बारीकी से जो है ना सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको हर सेट का मिलेगा अलग से। तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला। और बाकी इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बारीकी से देख लीजिए। और पीछे जो 5000 करवाए उसको भी देख ही लीजिए। और इसका कल से जो है ना शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम में टेस्ट दीजिए, यहाँ पे क्लास देखिए और शाम में कितना सही होता है कितना गलत होता है आप शाम में टेस्ट देकर के आप वहाँ पे आप जान सकते हैं अपने आप को। तो कह रहा है कि गर्त आवास के साँच प्राप्त हुए कहाँ से? बुरझोम से।
आगे कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है तो बुर्ज-होम से, कहाँ से हुआ है तो बुर्ज-होम, तो गर तबास के साक्ष्य बोलेगा तो बुर्ज-होम से, और मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य बोलेगा तो कहाँ से बुर्ज-होम से। आगे देखिए कह रहा है जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है कालीबंगा से, कहाँ से कालीबंगा से। आगे कह रहा है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है तो कालीबंगा एवं लोथल से, कहाँ से कालीबंगा एवं लोथल से। आगे देखिए कह रहा है युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से तो कालीबंगा एवं लोथल से। क्या देखिएगा, जूते हुए खेत का साक्ष्य बोलेगा तो कालीबंगा से, अग्निकुंड का साक्ष्य बोलेगा कालीबंगा लोथल दोनों से, और युग्म समाधियाँ का प्रमाण बोलेगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ तो काली होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। अपने आप में देखना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो अधिनियम पहले हुआ था, देखिए 2 का जो सही उत्तर होगा ना, 2 का क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। 1 2 3 4 होगा। इसमें सही सभी क्रम के अनुसार है। पहले लेक्स लोकी अधिनियम हुआ था, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम हुआ था, उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम हुआ था, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ था। तो तीनों चारों कथन क्या है, बिल्कुल सीरीज बाई में है। तो इसमें बस बैठाना था, तो लेक्स लोकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, और आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, बताइए। कह रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता में किए थे। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बोस्टन टी घटना कब घटित हुई थी, बताइए। कह रहा है बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, 1773 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि बोस्टन टी घटना जो है कब हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था, बताइए। कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था, इसका बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो कह रहा है कि नाई धोबी जो बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था, बताइए। कह रहा है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था, कपास के व्यापार का क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसमें देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उपयोग कीजिए। आपको धुंधला तो नहीं दिख रहा है ना, देखिए इसमें कह रहा है ना, क्या कर रहा है इसमें, देखिए इसका जो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। देखिए सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया, इसको मिलाना है। फुतू उस सतालिन का बोलेगा क्या होगा, इसका अमीर खुसरो। क्या होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कह रहा है फुतुल उस सतालिन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अब्दुल माकी इसामी। अब्दुल माकी इसामी हो जाएगा। आप फुतू के फिरोज शाही बोलेगा किसका हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फितू ये फिरोज शाह तुगलक का है। और तारीख फिरोज शाही किसका है, तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है। और खजैन उल फुतू बोलेगा तो किसका है, तो अमीर खुसरो का है। फिर से देखिए फुतू उल सलातिन बोलेगा तो किसका हो जाएगा, अब्दुल मालिक इसामी का। फुतू के फिरोज शाही बोलेगा किसका हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक का हो जाएगा। और तारीख फिरोज शाही बोलेगा तो जियाउद्दीन बर्नी का। और खजैन उल फुतू बोलेगा तो अमीर खुसरो का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 1 4 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता, कह रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पीपल का। किसका मिलता है, पीपल का मिलता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी सावंत। क्या होगा, शिवाजी सावंत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मलिक बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मलिक बनाया। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बक्सर की लड़ाई। क्या होगा, बक्सर की लड़ाई, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, बताइए।
कह रहा है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उस्ताद मंसूर। क्या होगा, उस्ताद मंसूर हो गया, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, बताइए। कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रथम। क्या था, राजेंद्र प्रथम था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है अनंत राज, कह रहा अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। क्या होगा, विजयनगर, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु जो है ना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1227 में हुआ था। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है गिजाली, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, बताइए। कह रहा है गिजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्या होगा, अकबर। तो कह रहा है गिजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो अकबर थे। क्या थे, अकबर के थे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है, बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सा है, तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो कौन सा है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे क्वेश्चन 17 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि क्या होगा, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या के समान होती है। क्या होती है, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब वही क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोल रहा है, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313 है। क्या है, धारा 313 है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीनीकरणीय कहते हैं, नवीनीकरणीय कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, भवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के रूप में घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जानते हैं, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, नरमा। क्या है, नरमा, याद रखिए, क्या होगा, नरमा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना व्यथ के नाम से जानते हैं, तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, झेलम को जानते हैं। किसको जानते हैं, झेलम को। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि ती पर्वत, कह रहा है ती पर्वत किस राज्य में स्थित, बताइए। ती जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कोयला का पिघलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। कोयला का जलना बोल रहा है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया के द्वारा उदाहरण है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कोयला का जो जलना है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया है। आइए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है कि फ्लाई एश प्रदूषण होता है किसके द्वारा होता है, किससे होता है, फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है किससे होता है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। क्या होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है तुलसी के पौधे औषधीय महत्व जिसके अनुपस्थिति कारण होती है, क्या होती है, बताइए। कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति कारण होती है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फिनोल और
फ्लोवोनाइड्स, क्या होगा, फिनोल और फ्लोवोनाइड्स होगा। तो कह रहा है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, तो फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे कर रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। देखिए इसका जो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। देखिए मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा क्या हो जाएगा, फलों का रस का परिरक्षण हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा फलों के रस का परिरक्षण हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। और नाइट्रिक अम्ल का बोलेगा तो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में, क्या रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। क्या होगा, पेट्रोलियम शोधन में। देखिए फिर से, सोडियम बेंजोएट का बोलेगा फलों के रस का परिरक्षण, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और नाइट्रिक अम्ल का बोलेगा तो रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना इस बुक में डाला गया। इसके पहले वाले बुक में भी अच्छा क्वेश्चन था, और इस बुक में भी ना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हर सेट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी जो पीछे का जो हम नहीं करवाया ना 64 तक करवा के छोड़ दिए, उसको भी हम डेली उसका भी क्लास आएगा आप लोग को। ये नहीं सोचना है कि उसको खत्म नहीं, उसको भी खत्म करना है। क्वेश्चन 29 पे ये कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। आइए क्वेश्चन 30 पे कह रहा है पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, बताइए। कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम पेरेन्काइमा होगा। क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा होगा। आइए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूत्रकणिका केंद्रक होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से जो है ना कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा जो है ना बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 33 पे ये कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन की उत्पत्ति होती है, किससे होता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है। तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। आइए क्वेश्चन 34 पे ये कह रहा है वह जलीय पौधा जिसमें प्रायः जल प्रवाहित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है, बताइए। कह रहा है वह जलीय पौधा जिसमें प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एजोला है। क्या है, एजोला है। क्या है, एजोला, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे करण में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, बताइए। करण में से कौन जो है ना कीटभक्षी पौधा है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपेंथिस है। क्या है, नेपेंथिस है। आइए क्वेश्चन 36 पे करण में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, बताइए। करण में से कौन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, काई दर्शाता है। क्या दर्शाता है, काई। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। इसका जो 37 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा, ए, वितरण विधि होगा। क्या होगा, वितरण विधि होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अपने निवेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या करता है, बताइए। कह रहा है कि अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या करता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, लाभांश एवं बोनस शेयर। क्या है, लाभांश एवं बोनस शेयर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल, बताइए। कह रहा है आधुनिकीकरण में शामिल क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों शामिल है। ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन भी लाना शामिल है। तो कह रहा है आधुनिकीकरण में शामिल है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी दोनों शामिल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन जो है सही है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बोल रहा है कि स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी मतलब विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। क्या है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है ना पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। स्वपोषी मतलब स्वपोनज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, बिल्कुल क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है, बताइए। कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है, तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से है। आगे क्वेश्चन आइए 42 पे। करा निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक कौन सा होगा, बताइए। इसमें कह रहा है ना कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का सी होगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक गतिविधि तक बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 3 4 2 1। पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद होगा प्रोटॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद पाई मेसन की खोज हुआ था, ठीक है। तो सभी कैसे बताइए कब कब खोज हुआ था, बताइए। इसका अगर खोज पूछेगा ना तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा तो कब हुआ था, इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था 1897 में किया था, जे थॉमसन किया था। और 1900 अगर प्रोटॉन का खोज का बात करें, प्रोटॉन का खोज कब हुआ था, ये इसका खोज हुआ था रदरफोर्ड किया था, 1920 में किया था। कब किया था, 1920 में खोज किया था, रदरफोर्ड किया था। और इसके बाद कौन सा है, तो 2 नंबर है। इसके बाद कौन होगा, तो जेम्स न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक किया था। ये कौन किया, कब किया था, 1932 में किया था। कब किया था, 1932 में किया था, ठीक है। और आगे पाई मेसन का बोलेगा तो ये कब खोज हुआ था, 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में खोज हुआ था। इसका खोज किसने किया था, तो युकावा किया था, ठीक है, युकावा, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा जे थॉमसन, और प्रोटॉन का बोलेगा तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का बोलेगा तो क्या होगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा, और पाई मेसन का बोलेगा तो युकावा खोज किया था। ये सभी याद रखें, 3 4 2 1 होगा। आगे क्वेश्चन आई 43 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजित किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, उड़ीसा में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा में, क्या होगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आइए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1961 में। क्या होगा, 1961 में पारित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। कह रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर पे किया था। किस पे किया था, कश्मीर पे किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि सैर ए गुला फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। कह रहा है कि सैर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दिल्ली में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है किसने पाटलिपुत्र को पेलीब्रोथा कहा था। कह रहा है किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। कह रहा है इनमें से कौन सी जो है पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ है। क्या है, ब्लूटूथ है, याद रखिएगा। ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस संचार तकनीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। कह रहा है किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जॉन मैकार्थी को। क्या कहते हैं, जॉन मैकार्थी को। तो कह रहा है किसे जो है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं, जॉन मैकार्थी को क्या कहते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। अब देखिए आगे नोट्स दिया हुआ है, हर सेट के पीछे जो है ना नोट्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें नोट्स रहता है, लिखा हुआ रहता है, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, ये पहला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि नकाशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, कालीबंगा से। तो नकाशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा से हुआ है। आगे कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से होगा, मोहनजोदड़ो से। आगे कह रहा है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से हुआ है, तो हड़प्पा से। कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से। तो शवों को दफनाने की जो प्रथा का प्रचलन हुआ है कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से हुआ है। आगे कह रहा है कि शवों को जलाने की जो प्रथा का प्रचलन हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो कह रहा है कि शवों को जलाने की जो प्रथा का जो प्रचलन हुआ है कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। आगे कह रहा है कि 3 मुख वाले देवता, कह रहा है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से, तो ये भी मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से हुआ, मोहनजोदड़ो से। देखिए नर्तकी की कहाँ से मूर्ति बोलेगा, या तो शवों को जलाने की प्रथा बोलेगा, या 3 मुख वाले देवता बोलेगा, तो कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ, बनावली से हुआ है। आगे कह रहा है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, धौलावीरा से। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, धौलावीरा से हुआ है।
आगे कह रहा है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से, तो धौलावीरा से। कहाँ से हुए, धौलावीरा से है। आगे कह रहा है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, कौन था, तो धौलावीरा था। कौन था, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ना असत्य है। इसमें कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहले सोचिए इसमें कौन सा कथन गलत होगा, बताइए। कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में जो है ना कौन सा कथन असत्य है। तो एक का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी। क्या है, सी। दलीप सिंह को 2,50,000 जो है ना वार्षिक पेंशन दी गई थी, क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है पंजाब के विलय के बारे में, याद रखिएगा ना कि इसमें सही क्या है। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य जो है समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा जो मेन फोकस उद्देश्य रहता है ना, बस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करवाना। बाकी क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन 50 दिया हुआ है ना, बाकी अच्छे से क्वेश्चन आपको 50 के 50 जो है ना आपको याद हो जाए। अब ज़्यादा भी पूरा डिटेल अगर पूरा करेंगे तो आपको पता है एक क्लास जो है ना कम से कम 1 घंटा से ऊपर क्लास जाएगा। तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो अगर आपको लगे ना डाउट जाए तो कुछ क्वेश्चन को जो है ना आप देख लीजिएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन याद रखिए कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको याद करना जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन को हम हर क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट कर। देखिए इसमें कह रहा है ना कि पहला जो है इसमें क्या है, तो पहला कथन क्या है, सही है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। अब महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, क्या है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी। 2,50,000 नहीं था, यहाँ पे कितना था, 5 लाख था। कितना था, 5 लाख। याद रखिए यहाँ पे ना 5 लाख था, याद रखिएगा। ठीक है, 5 लाख था, 5 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, 1889 ईस्वी में। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालक्रम में जो है ना क्रम में इंगित करे, मतलब क्रम के अनुसार मतलब सजाना है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा क्रम के अनुसार दिया हुआ है। तो 3 का जो सही उत्तर हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। तो इसमें जो है ना मान लें, इसमें देखिए बैठाना है, इसका क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा मार्ले मेटो सुधार कब हुआ था, मार्ले मेटो सुधार हुआ था, कब हुआ था, 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में मार्ले मेटो सुधार हुआ था, 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में हुआ था, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और इसमें जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था, 1940 में। तो याद रखिए इसको हो जाएगा 1909, 1919, 1931, 1940। तो क्रम के अनुसार बैठा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। बताइए। कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा, तभी क्वेश्चन जो है ना सारा याद हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। इसके पहले भी जो बुक था उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और बहुत सारा एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन। इसलिए अच्छे से ध्यान पे क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। क्या होगा, तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक। तो कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की, तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। बताइए क्या होगा। ये कहते हैं, किसको कहते हैं, तो मंतागिनी हजारा को कहते हैं ना, मंतागिनी हजारा को। तो कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहते हैं, किसको, मानतगनी हजारा को कहते हैं। मानतगनी हजारा को जो है ना बूढ़ी गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। क्या होगा, ज्योतिबा फूले। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। बताइए, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या होगा,
शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन। हाँ, तो 8 का जो आंसर होगा ना, 8 का आंसर क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 3 2 4 होगा। तो पहले होगा खिलजी खां, उसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह, उसके बाद होगा मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का जो सही क्रम था ना वो कौन कौन था, तो पहले खिलजी खां, उसके बाद कौन होगा अलाउद्दीन आलम शाह, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर लास्ट में हो जाएगा मुबारक शाह, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रुदरमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। तनों का सही उत्तर क्या होगा, तनों का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए, केवल एक जो है ना, केवल एक सही है। ठीक है, रानी रुदरमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है ना रुदरमा के बारे में कि रानी रुदरमा वारंगल जो थी काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है, रुदरमा जो थी वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। और दूसरा में कथन में बोल रहा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों के देवगिरी के सोयना शासकों को पराजित किया था। क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 नंबर क्या है, गलत है। तो इसका जो है ना, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, केवल एक जो है बिल्कुल सही है। केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है, केवल एक सही था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मध्ययुगीन, कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी प्रवास प्रदान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, इसका जो है ना SARAIS का जो है ना अर्थ है। आइए क्वेश्चन 11 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना इसमें सही है। देखिए इसमें जो है ना, इल्तुतमिश ने सीधा मतलब दंडवत मतलब पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था, बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश नहीं किया था, कौन किया था, बलबन किया था। कौन किया था, बलबन। यहाँ पे कौन किया था, ये बलबन किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन किया था, बलबन किया था। तो यहाँ पे बलबन ने सीधा और पैबोस के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था, ये बलबन किया था, ना कि इल्तुतमिश किया था। और सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बलबन ने चांदी टाका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में बदलित किया था, ये बलबन ने किया था, कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। कौन किया था, उल्टा है, ये इल्तुतमिश किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश किया था, याद रखिए, इल्तुतमिश किया था। तो इसमें सही क्या होगा, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, ना 1 ना 2, दोनों क्या है, गलत है। यहाँ पे बलबन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इल्तुतमिश होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भुक्ति होगा, विषय और वृद्धि और ग्राम होगा। क्या होगा, तो कह रहा है कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, बताइए कौन सी मंदिर है, बताइए। तो 13 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर है। क्या है, होयसलेश्वर मंदिर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, तो होयलेश्वर मंदिर, होयलेश्वर मंदिर है। क्या है, होयलेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा। होयलेश्वर मंदिर पूछेगा तो बताइए, होयलेश्वर मंदिर पूछेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिए, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में होयलेश्वर मंदिर स्थित है, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिए, कर्नाटक में है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटककार थे। क्या थे, नाटककार। तो कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, नाटककार थे। आगे देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बी होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा होगा, तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में, कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, बिल्कुल सी ही सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, गलत क्या है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं होता है, 21 वर्ष होता है। कितना होता है, 21 वर्ष होगा, तब जाके सही होगा। ठीक है, इसमें 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। क्वेश्चन 17 कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है, बताइए क्या किस अनुसूची में होगा।
तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। क्या होगा? 7वीं अनुसूची में। तो कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 7वीं अनुसूची में। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या बताइए? समादेश। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समादेश। क्या होगा? समादेश। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, समादेश जारी किया जाता है। आगे क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, क्या होगा? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का सही उत्तर, तो 19 का आंसर ये होगा, मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो प्राकृतिक वरण की रक्षा के लिए किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है, क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। तो कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। देखिए इसमें दिया हुआ ना, सूची 1 में अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है? शहर दिया हुआ है। देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। बिल्कुल सही है। कहाँ है? बिल्कुल सही है, जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, सही है। और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून नहीं होगा। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ये देहरादून गलत होगा, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी जो है ना, गलत है। अब वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोराहट में, बिल्कुल सही है। कहाँ है? जोराहट में, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर, बिल्कुल सही है। तो कहाँ है? जबलपुर सही है। तो शुष्क वन अनुसंधान बोलेगा तो जोधपुर सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा देहरादून नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा। और वर्षा वन अनुसंधान बोलेगा तो जोराहाट होगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा जबलपुर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें बोल रहा नहीं, मतलब बैठाना है। इनमें कह रहा है कौन सा जो होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले स्थापना देख लेते हैं। पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था, बताइए क्या होगा? 1774 में हुआ था। कब? 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो रानीगंज में कोयले का जो प्रथम उत्पादन हुआ 1774 में हुआ था। और कोल इंडिया लिमिटेड CIL का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बोलेगा तो 1975 में हुआ। 1975 में इसका स्थापना हुआ था, 1975 में, ठीक है, 1975 में स्थापना हुआ था। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। 1973 में हुआ था, ये बात 1973 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का NDC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1956 में। कब हुआ था इसका स्थापना? 1956 में हुआ। देखिए अब मिला लीजिए कौन कौन होगा। तो पहले क्या होगा? पहले होगा 4 नंबर होगा ना। पहले क्या होगा? पहले 1 नंबर ना, पहले 1 नंबर 1 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 1 4 3 2, सही तो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 1 4 3 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 4 3 2। देखिए पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम होगा स्थापना। पहले देखिए पहले होगा रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन 1774, पहले ये होगा। उसके बाद 4 नंबर होगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना 1956, ये होगा। उसके बाद होगा 3 नंबर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में होता है, बिल्कुल ये होगा। और लास्ट में जो है ना कोयला इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में होता है, बिल्कुल ये होगा। तो 1 4 3 2 बिल्कुल सही है। तो मिला लीजिए, सारा का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? राजस्थान। तो 23 का जो सही उत्तर क्या होगा? 23 का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? राजस्थान। क्या है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 31.2%। तो कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2% है। आगे आइए कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड फेनमैन को। किसको कहते हैं? रिचर्ड फेनमैन को। आइए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति का संरक्षण पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रेखीय गति के संरक्षण पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका मापने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, याद रखिएगा।
आगे क्वेश्चन 28 पे करा सोलर सेल, करा सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं, तो क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक के होते हैं। किसके होते हैं? अर्धचालक के होते हैं, याद रखिएगा। आगे करा एसी वर्षा, करा एसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है? तो क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या? अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। तो कह रहा है एसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा। आइए क्वेश्चन 30 पे कह रहा है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, रेहोडियम का। किसका है? रेहोडियम का। तो कह रहा है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोहेडियम का। आगे क्वेश्चन 31 पे कह रहा है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन में Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन के में महत्वपूर्ण है, क्या है बताइए? तो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। आगे क्वेश्चन 32 पे कह रहा है किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? क्या होगा बताइए? कह रहा है किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा में। क्या है? अंडा में। आगे आइए, देखिए क्वेश्चन 33 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो गलत है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन बोलेगा तो पेडोलॉजी कहलाता है। अब पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेपेंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपेंथोलॉजी। ठीक है, नेपेंथोलॉजी। पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन बोले पैलेंटोलॉजी होगा। क्या होगा? पैलेंटोलॉजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, और पौधे के जीवाश्म के अध्ययन बोलेगा तो पैलेंटोलॉजी होगा। क्या होगा? पैलेंटोलॉजी होगा। ठीक है, पैलेंटोलॉजी इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। इसमें देखिए बी नंबर क्या है? सही है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और जंतु विज्ञान की शाखा बोलेगा तो एंटोमोलॉजी। आप पोषण का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। क्या है? ट्रोपोलॉजी। याद रखिएगा कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी, और पोषण का अध्ययन ट्रोफोलॉजी, और पैलेंटोलॉजी बोलेगा तो पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन तो पैलेंटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 34 पे कह रहा है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? बताइए क्या होगा? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से। क्या है? लेमिनेरिया से। आगे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। आइए क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट पे कह रहा है क्वेश्चन 36 कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? बताइए किसके लिए किया गया था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। क्या? जीन के संश्लेषण के लिए जो है ना हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था? बताइए क्या दिया गया था? तो याद कारण क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, याद रखिएगा 1968 में। आगे क्वेश्चन हमारे 37 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपेंथेस होगा। क्या होगा? नेपेंथेस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से सीलियक रोग हो जाता है? बताइए किस विटामिन कमी से होता है सीलियक रोग? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 कमी से जो है सीलियक रोग होता है। आइए क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? बताइए। कह रहा है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो जीन बैंक। क्या है? इन विट्रो जीन बैंक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 41 पे कह रहा है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? क्या होगा? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 ईस्वी में। कब किया गया था? 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। आगे आइए, कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिश्रय के ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है?
कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैरिस डोमर मॉडल। क्या है? हैरिस टोलेडो मॉडल। क्या है? हैरिस टोलेडो मॉडल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए, इसमें मिलान करना है। इसमें चित्रकारी दिया हुआ है और राज्य दिया, कौन सी चित्रकारी जो है ना किस राज्य का है। देखिए मिलाते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? तो अपना बिहार का है, सबको पता है बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। लेपाची पेंटिंग कहाँ का? लेपाची बोलेगा तो लेपाची पेंटिंग कहाँ का है? लेपाची बोलेगा तो लेपाची हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश। लेपाची बोलेगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आप परिचित पेंटिंग कहाँ का? परिचित बोलेगा उड़ीसा का आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा का। और वारली बोलेगा तो कहाँ का? वारली महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो मधुबनी बिहार का है, लेपाची बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है, पट्टचित्र बोलेगा तो कहाँ का हो जाएगा? तो पट्टचित्र बोलेगा तो उड़ीसा का हो जाएगा, और वारली बोलेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है फिलिप्स चक्र, कह रहा है फिलिप्स चक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो कह रहा है फिलिप्स वक्र जो है ना, फिलिप्स वक्र है, चक्र नहीं, फिलिप्स वक्र है। कह रहा है किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ठीक है। फिलिप्स वक्र बोलेगा तो किसके मध्य स्थापित करता है संबंध? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। मतलब कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया हुआ है और राज्य में अवस्थित कौन सा जो है ना कोयला जो बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका 45 का आंसर क्या होगा? 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए मिलाते हैं, क्या होगा? डी होगा। देखिए क्या, कहलगांव कहाँ है? कहलगांव बोलेगा तो कहलगांव बोलेगा तो कहाँ है? तो बिहार में। कहलगांव बोलेगा बिहार में है। और खारगोन बोलेगा कहाँ? खारगोन बोले तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में से खारगोन, ठीक है। और कोरबा बोलेगा तो कहाँ है? कोरबा बोले छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी बोलेगा कहाँ? कुडगी बोलेगा तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो कुडगी बोले तो कर्नाटक, और कोरबा बोले छत्तीसगढ़। देखिए फिर से मिलाते हैं। कहलगांव बोलेगा तो कहाँ? कहलगांव बिहार में है। खारगोन बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। कोरबा बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी बोलेगा तो कहाँ है? कर्नाटक में। इसका राइट आंसर 2, 1, 4, 3 था। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा गलत है? बताइए। निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है? देखिए मिलाते हैं। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ का, बिल्कुल सही है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 2 पुस्तक है, किसका है? J.M. किन्स का है। किसका है? J.M. किन्स का है। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी बोलेगा J.M. किन्स का है। और एशियन ड्रामा किसका है? एशियन ड्रामा बोलेगा तो गुनार्ड मिंडल का। किसका? गुनार्ड मिंडल का है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है ना, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। किसका है? रिचर्ड, क्या बोले थे? रिचर्ड क्या होगा? ये जो पुस्तक है ना डेविड रिचार्डो का है। किसका है? डेविड रिचार्डो का, याद रखिए। डेविड रिचार्डो का है। डेविड रिचार्डो का पुस्तक है, ठीक है। डेविड रिचार्डो का पुस्तक याद रखिए, डेविड रिचार्डो का है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बोलेगा किसका है? डेविड रिचार्डो का। डेविड रिचार्डो का पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल बोलेगा ना, कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल किसका है? दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल, याद रखिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे। कह रहा है कि अप्सा है, कह रहा है AFSPA। अप्सा जो है पहली बार कहाँ लगाएगा? तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में, मतलब क्या? डी। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। क्या? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। तो अप्सा जो है ना कहाँ लगाया गया था? तो 7 सिस्टर जो है ना वहाँ पे अप्सा जो है ना मतलब अप्सा लगाया जाता है, ठीक है। तो 7 सिस्टर कौन कौन है बताइए? तो 7 सिस्टर ATM आना मम्मी, इसका ट्रिक होता है। कौन कौन होता है? ATM आना मम्मी, ठीक है, याद रखिएगा। ATM से हो गया, देखिए इसका ट्रिक होता है ATM आना मम्मी, सब देखिए सारा याद रहेगा। ATM आना मम्मी, ठीक है। ATM आना मम्मी याद रखिएगा। ATM आना मम्मी सब याद रहेगा। देखिए ए से हो गया, ए से क्या हो गया? असम हो गया। क्या होगा? असम हो गया। और टी से क्या होगा? त्रिपुरा हो गया। म से क्या होगा? मेघालय हो गया। और आ से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ATM आना, न से हो गया नागालैंड। और एक म से हो गया मणिपुर। और एक म से क्या होगा? मिजोरम। ये 7 सिस्टर जो है ना इस ट्रिक पे बैठ जाएगा 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में क्या होता है? AFSP अप्सा लागू होता है, याद रखिएगा। और अप्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्म्ड फोर्सेस मतलब स्पेशल पावर एक्ट होता है। क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। और ये जो अधिनियम आया था ना, ये कब आया था? 1958 में आया था। कब आया था? 1958 में। ये कब आया था? 1958 में अधिनियम आया था, याद रखिए। सब पॉइंट ना याद रखिएगा। 7 सिस्टर का ट्रिक है, याद रखिएगा। ATM आना मम्मी, ATM आना मम्मी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए 48 पे। कर रहा है 48 में क्वेश्चन कर रहा है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? बताइए क्या होगा? मोर जो है भारत राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। कब? 1963 में घोषित किया गया था। आगे 49 पे कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है, सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल शामिल। तो कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है, सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल शामिल है। आगे लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा पोचमपल्ली, कह रहा पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? पोचमपल्ली जो है ना ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा। आप पोचमपल्ली कहाँ है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, ठीक है। आप पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 4 है। आप लोग को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम लोग को नहीं आ रहा था, ठीक है। अपने आप में अध्ययन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था? कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? कह रहा है ना कि निम्नलिखित में वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को क्या किया था? प्राप्त किया था। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो एक का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सोमेश्वर प्रथम था। कौन था? सोमेश्वर प्रथम था। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है ना वो चालुक्य मतलब बोल रहा है कौन सा शासक था, तो चालुक्य शासक था वो सोमेश्वर प्रथम था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर जो है ना परम योग को क्या किया था? प्राप्त किया था, ठीक है। याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम। क्या होगा? सोमेश्वर प्रथम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चोल मंदिरों, कह रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? कह रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, विमान होगा। क्या होगा? विमान होगा। तो चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो क्या है? विमान है। क्या है? विमान। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतीश दीपंकर। क्या होगा? अतीश दीपंकर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखिए निम्नलिखित को सम्मिलित करने बोल रहा है। इसमें घटना दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ। क्या है? घटना और वर्ष दिया। देखिए इसको मिलाते हैं। कह रहा है देखिए बीजापुर के सरदार अफजल की खान की हत्या कब हुआ था? बताइए। बीजापुर, कह रहा है कि बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुआ था? बताइए। तो अफजल खान की हत्या, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुआ था? ये हुआ था 1659 में। कब हुआ था? 1659 में हत्या हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है शिवाजी द्वारा दक्कन में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान का हमला कब हुआ था? बताइए। कह रहा है शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान का हत्या कब हुआ था? ये हुआ था 1663 में हुआ था। कब हुआ था? 1663 में हुआ था, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है सूरत की पहली लूट, सूरत की पहली लूट कब हुआ था? तो सूरत की पहली लूट 1664 में हुआ था। कब हुआ? 1664 में हुआ था सूरत की पहली लूट। और सूरत की दूसरी लूट बोलेगा तो कब हुआ था? 1670 में हुआ था। कब? 1670 में हुआ था। याद रखिएगा कि बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या बोलेगा 1659, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार का शाइस्ता खान का हमला बोलेगा 1663, और सूरत की पहली लूट बोलेगा 1664, और सूरत की दूसरी लूट बोलेगा तो क्या होगा? 1664 होगा। इसका सही उत्तर होगा ना क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी डी सी होगा। क्या होगा? ए बी डी सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? कह रहा है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा है। क्या है? हुमायूं का मकबरा है। तो कह रहा है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। क्या है? हुमायूं का मकबरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सदर उस सुदूर जो है शामिल नहीं था, लेकिन दीवान इंसा शामिल था, आरिफ मुमालिक शामिल था, आरिज मुमालिक, और वजीर क्या था? शामिल था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? बताइए। कह रहा है कि चरक जो संहिता है वो कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 अध्याय में और 8 खंड में क्या है? तो चरक संहिता विभाजित है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि चरक संहिता जो है ना कितने अध्याय और कितने खंड में विभाजित है? तो चरक संहिता जो 120 अध्याय में है और 8 खंड में क्या है? तो विभाजित है। आइए क्वेश्चन रही 8 पे कह रहा है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है क्वेश्चन में कि भील सेवा मंडल का जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी ठक्कर के द्वारा। क्या होगा? ए बी ठक्कर के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा क्या है? ए बी ठक्कर के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन जो है ना सत्य है? देखिए पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। बताइए क्या सही है? कह रहा है कि
ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था, बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय संवाददाता WH रसूल था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, ये भी क्या है, बिल्कुल कथन सही है। दोनों का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों कथन क्या है, 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक जो है ना किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। क्या होगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। कह रहा है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, महात्मा गांधी। कौन कहे थे, महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है सीधा कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे, सीधा कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, बताइए। कह रहा है सीधा कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर हुए थे। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे, तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त प्रांत। क्या होगा, संयुक्त प्रांत होगा। आइए क्वेश्चन 14 नंबर पे कह रहा है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी का है। अब महात्मा गांधी का जो पुस्तक है हिंद स्वराज ये कब लिखा गया था, बताइए क्या होगा, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। आइए क्वेश्चन 15 पे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग अध्यक्ष किसने किया था। कह रहा कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले किया था। कौन किया था, लॉर्ड मैकाले। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे कह रहा कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया। कह रहा कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों में किसमें निहित किया, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंधन का उल्लेख कहाँ किया गया है। कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे कह रहा है सुंगलू समिति, कह रहा है सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। कह रहा है सुंगलू समिति की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी, बताइए किस लिए किया गया था, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए जो है ना सुंगलू समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना सुंगलू समिति का जो स्थापना किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है, यह यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए उसे पास किए माह तक रख सकता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। क्या होगा, 6 माह। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है जनहित याचिका, कह रहा है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है, बताइए। कह रहा है कि जनहित याचिका जो है किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति द्वारा नहीं। क्या है, कोई भी व्यक्ति द्वारा होगा, ठीक है। तो जनहित याचिका जो है किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकती है, तो कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई, बताइए। कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 21 का, तो बी होगा, अनुच्छेद 243 का डी होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 243 का डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय चट्टान। क्या होगा, केंद्रीय चट्टान, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। कह रहा है कि भारत में कौन से महीने जो है ना वापसी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, क्या होगा, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर और नवंबर। क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, बताइए किस में। कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय में। कहाँ है, लघु हिमालय में जो है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है।
आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि आम्रवर्षा एक शब्द है। क्या है आम्रवर्षा? एक क्या है? तो शब्द है जिसका उपयोग जो है ना किसके लिए किया जाता है बताइए। कह रहा है कि आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून पूर्व वर्षा के लिए। किसके लिए? मानसून पूर्व वर्षा के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है बताइए। कह रहा है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया होती है। कह रहा है यदि मांस को जो है 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेलोड अभिक्रिया होगा। क्या होगा? मेलोड अभिक्रिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेलोड अभिक्रिया होगा। बहुत आप कम क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गामा तरंगे। क्या होगा? गामा तरंगे। आइए क्वेश्चन 29 पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन तरंगों में इंद्रधनुष का निर्माण होता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों में जो है ना इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से उस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है किसका बताइए। कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग करते हैं। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवलर का। किसका करते हैं? केवलर का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में किसमें परिवर्तित होता है। कह रहा है प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में किसमें परिवर्तित होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? गैस और ठोस में। क्या होगा? गैस और ठोस में। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन 32 कह रहा है कि डैश का उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। किसके लिए बताइए। कह रहा है किसका जो उपयोग जो है ना स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। जो है ना शराब को चेक करता है, जो बिहार में बंद है, जो झारखंड के बॉर्डर पर चेक करता है बताइए किसका करता है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किसका उपयोग जो है ना स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। आइए क्वेश्चन 33 पे कह रहा है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है बताइए। कह रहा है ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन 34 पे कह रहा है एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है बताइए। कह रहा है एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 ग्राम। क्या होगा? 25 ग्राम। आइए क्वेश्चन 35 पे कह रहा है सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं बताइए। कह रहा है सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ह्यूमस। क्या होगा? ह्यूमस से करते हैं, ह्यूमस का। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है बताइए। अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है किसमें होता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजन रसधानी में होता है। किसमें होता है? भोजन रसधानी में होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? भोजन रसधानी में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण होती है बताइए। कह रहा है कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रीन होगा, वैसोप्रेसिसिन होगा। क्या होगा? वैसोप्रेसिसिन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है बताइए। कह रहा है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2। तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। आइए क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये कार्य नहीं है। लेकिन मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य क्या क्या है। तो रक्तदाब का नियंत्रण करना ये भी इसका काम है मेडुला ऑब्लिगेंटा का। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी काम है। उपापचय का नियंत्रण करना ये भी क्या है। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य याद रखिएगा। तो ए बी सी क्या है। तो रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये तीनों किसका काम है। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य है। लेकिन पेशीय संकुचन का नियंत्रण करना ये नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि ऑटो वन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे बताइए। कह रहा ऑटो वन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु पंप। क्या होगा? वायु पंप के लिए थे। क्या किसके लिए? वायु पंप के लिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं। कह रहा है अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आभासी लगान कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी लगान कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किसका सम्मेलन की देन है, बताइए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है निम्न में से किसका सम्मेलन की देन है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रेटन वुड होगा। क्या होगा, ब्रेटन वुड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि निम्न में से किसके चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जानते हैं। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। क्या होगा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि लानोज और कंपोज, कह रहा है कि लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कह रहा है कि लानोज एवं कंपोज जो है किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उष्ण कटिबंधीय बायोम में। क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय बायोम में। और याद रखिएगा ना कि लानोज बोलेगा कहाँ का घास बनाया है, लानोज बोलेगा वेनेजुएला का है। कहाँ, वेनेजुएला का है, वेनेजुएला का है। और कंपोज बोलेगा कहाँ, कंपोज बोलेगा ब्राज़ील का है। कहाँ का, ब्राज़ील का है। देखिए कहाँ का है, ब्राज़ील का है। ठीक है, याद रखिएगा, इस सब पॉइंट याद रखिएगा। तो कह रहा है लानोज जो है ना, लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम, कह रहा है कि कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगा है। क्या है, टाइगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है, बताइए। कह रहा है G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है। आदर्श वाक्य को जो है ना मोटो भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं मोटो आपको देखने को मिलेगा, तो ये समझना है कि आदर्श वाक्य ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोटो है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। क्या है, एक पृथ्वी, एक परिवार और क्या है, एक भविष्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कर रहा है, क्वेश्चन 47 कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI को निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है, बताइए। कह रहा है मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। तो 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु क्या है, योग्यता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960-61 में किया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है, बताइए। कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15% है। क्या है, 15% है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग जो है ना सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है संरक्षित क्षेत्र में जो है ना कावेरी बेसिन में कौन स्थित है। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, स्थित है। और दूसरा क्या है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये नहीं है। और सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का ये है। और वायनाड वन्य अभयारण्य का ये भी है, ये भी दो है ना, 1, 3, 4 है, 1, 3 और 4 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50 का सी होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाला बात याद रखिएगा कि यहाँ पे तो कह रहा था ना संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित कौन कौन था। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान था, सतमंगलम था और क्या था, वायनाड था। याद रखिए ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। याद रखिए ये कहाँ है, तो कर्नाटक में। एक जो है ना राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकता है कुछ एग्जाम में, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। बाकी इसका PDF हम डाल देंगे। और पापीकोंडा बोलेगा तो कहाँ है, पापीकोंडा बोलेगा तो कहाँ है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो पापीकोंडा बोलेगा तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा क्या होगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सतमंगलम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है सतमंगलम। और वायनाड बोलेगा तो कहाँ है ना, वायनाड बोलेगा तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा। तो नागरहोल कर्नाटक, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सतमंगलम तमिलनाडु, वायनाड बोलेगा तो केरल में है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। अब देखिए नोट्स पे आइए, नोट्स दिया हुआ है, हर सेट के पीछे नोट्स रहता है। स्मरणीय तथ्य है, देखिए कह रहा है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो मेहरगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेहरगढ़ से। याद रखिएगा कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से हुआ था, मेहरगढ़ से हुआ था। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो कोल्डीवा से हुआ था। कहाँ से हुआ था, कोल्डीवा से हुआ था। ये जो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेट नंबर 1, 2 और 3 और 4 का, इस सब का ना देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन एक ना आ सकता है कि कौन सा अवशेष कहाँ से मिला है। ये सारा इसी में दिया हुआ है ही है, 1 से लेकर 4-5 सेट तक होगा। तो सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से।
और बाकी कल इसका जो है ना हम कट करके भेजे थे टेलीग्राम चैनल पे। इसका डेली जो है ना जो 7500 है इसका जो नोट्स रहता है उसको हम अलग से आपको बना करके आपको भेजेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उससे क्या होगा, आपने सेव कर लीजिएगा गैलरी में, आप उसको रिवीजन के तौर पे ना आपको बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स में ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको नोट्स में बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए इसका कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का भेजे थे, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का भेजेंगे। इसका अलग अलग आपको करके भेजेंगे, तो इसलिए आपको याद करने में आसानी होगा। क्या देखें, चावल का एकदम साच बोलेगा तो कहाँ कोल्डिवा से मिला था। अब आग का आविष्कार बोलेगा किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ है। अब पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। कहाँ हुआ, नव पाषाण काल में हुआ है। अब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बोलेगा तो कौन था, जौ या यव था। क्या था, जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बोलेगा जौ या यव था। अब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था, तांबा था। क्या था, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था, तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तो लोथल एवं सुद्धगोड्डा है। क्या है, लोथल एवं सुद्धगोड्डा है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह बोलेगा कौन है, लोथल एवं सुद्धगोड्डा है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जो है ना जुड़वा राजधानी कहा था किसने, पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, याद रखिएगा। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो ये सेट नंबर था 4, सेट नंबर 4 कम्प्लीट हो गया। बाकी इसके पहले 3 सेट रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग नहीं देखें तो। और बाकी सेट नंबर 2 का जो है ना आज टेस्ट होगा। कल टेस्ट सेट नंबर 1 को हुआ था, सेट नंबर 2 का होगा। तो सभी लोग PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेस्ट दीजिएगा, यहाँ से क्लास देखिए, बाकी वहाँ टेस्ट दीजिए, कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बाकी अंत समय में जो है जितने भी क्लास हुआ है ट्यूटोरियल 5000 का, बाकी जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बाकी इसका जो करवा रहे हैं अंत समय में अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपका 100% बिल्कुल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।